हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों का स्वागत है एंटरप्रेन्योरशिप की फर्स्ट क्लास में। तो मेरे पास एक क्विक रिवीजन के नोट्स हैं, गूगल जेमिनाई से बनाए हैं मैंने, एआई से। तो ऐसा नहीं कि मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, जेमिनाई से बनाए हैं ऑब्वियसली। और क्विक नोट से हम लोग इस चैप्टर का जल्दी से रिवीजन भी कर लेंगे, और जिन्होंने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको भी ईजिली समझ में आ जाएगा। मैं कुछ इस तरीके से समझा दूंगा चीज़ों को। अब बात समझनी ये है कि पहले तो हम एक चैप्टर को ढंग से समझेंगे, क्या है इसके अंदर, क्या चीज़ है। दूसरा, उसके बाद हमें करना क्या है कि चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे जो क्वेश्चन दे रखा है, एक बार उसको पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में उसको लिखना जरूर है। उससे होता ये है कि जब आप एक चीज़ को लिख लेते हो तो वो थोड़ा सा माइंड में एक सेट हो जाती है चीज़ें। और अगर आप लिखोगे इसको तो धीरे धीरे करके आपको इम्पैक्ट इसका कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि ज़्यादा नहीं, अगर हार्डली 20 क्वेश्चन है तो कभी कभी बैठ के 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ लिए आराम से, और ऐसे करके 20 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया पूरी तरीके से। जब ये हो जाएंगे तो उस तरीके से आपको चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये आगे किस तरीके से और पढ़ाई करनी है उसमें वो धीरे धीरे आगे बताता चलूंगा। पहले टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्लास 12th की अपनी ये क्लास है, मतलब ये लेक्चर है। और फर्स्ट जो चैप्टर है, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को बेसिक बात पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंटरप्रेन्योर। अगर आपको पता है एंटरप्रेन्योर के बारे में, तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। बस इतना सा एक डिफरेंस है, उसको याद रखना। एंटरप्रेन्योरशिप, एक तो इसकी सब स्पेलिंग याद करते करते मुझे दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर, ये दोनों क्या है अपने आप में। एक तो एंटरप्रेन्योर क्या पर्सन है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करता है, कैरी आउट करता है। तो ये दोनों चीज अलग अलग है, ध्यान रखना। एंटरप्रेन्योर के बारे में जब कभी बात होगी तो याद रखना ये है एक पर्सन, ठीक है। और ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या अपने आप में एक प्रोसेस है। ये चीज हमें याद रखनी है हमेशा। दूसरा, अगर हम बात करें, ये तो अपना 11th की बेसिक सी बात है, ये तो हमें पता ही होगी। अब यहाँ पे हम जो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरियल का मतलब हो गया एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड को मैं क्या बोलूंगा, एंटरप्रेन्योरियल एक तरीके से। और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं किसी चीज को मतलब आइडेंटिफाई कर लेना कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर एक चीज कोई हमारे लिए बेनिफिशियल है तो उसको मैं अपॉर्चुनिटी बोलूंगा, ठीक है। इतनी सी बात है। तो अगर मैं एंटरप्रेन्योरियल के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, ठीक है ना। और अगर उसकी बात करूंगा मैं, अपॉर्चुनिटी की, तो उसका मतलब क्या होगा, वॉट एवर बेनिफिशियल टू मी, वॉट एवर, एक सेकेंड, बेनिफिशियल टू मी, जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया उसको क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा भाई जो मेरे लिए बेनिफिशियल है वो मेरी अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है। अब ये वाली चीज़ क्लियर है आप लोगों को। तो अगर मैं समराइज कर दूं इस दोनों चीज़ों को मिला के कि एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो आप बता सकते हो कि भाई देखो, जो भी चीज़ मेरे लिए एक तरीके से ज़रूरी है, मतलब एक तरीके से जो बेनिफिशियल है, वो मेरी क्या हो जाएगी, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो कल को अगर कोई आपको एक तरीके से बोलता है कि भाई मेरे को एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी का मतलब बता दो, तो आप एक ईजी वे में आप लिख के बता सकते हो कि वॉट एवर एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, we estimate whatever the beneficial things around us, we can call it our entrepreneurial opportunity, or whatever we can exploit, जिस किसी भी चीज को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर द बिजनेस पर्पस। याद रखना, बिजनेस पर्पस के लिए। एक चीज मैं बता दूं, जो बिजनेस होता है, बिजनेस शुड बी लीगल, बिजनेस शुड बी लीगल और एथिकल। एक बिजनेस जो है लीगल होना चाहिए प्लस एथिकल होना चाहिए, ये भी है। लीगल तो होना ही चाहिए, एथिकल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एथिकल हो के नहीं हो इस चीज को लेके। एथिकल का मतलब बताऊंगा, रुक जाओ। लीगल का मतलब क्या हो गया कि एक बिजनेस क्या लीगल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, जो लीगल का मतलब होता है जो लॉ में रिकॉग्नाइज्ड हो। अगर लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है तो वो चीज है लीगल है, और अगर लॉ में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो वो लीगल नहीं है। जैसे कि बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ, कल को अगर लॉ बोलता है कि बच्चे उठाना क्या है, लीगल है, तो इसका मतलब क्या, मैं किडनैपिंग कर सकता हूँ इजीली। आप लोगों को अजीब लगेगा पर हाँ ये है। जैसे कि आप लोग बोलो दारू बेचना लीगल है, हाँ है। अगर दारू बेचना लीगल है तो आप इस काम को कर सकते हो। और अगर दारू बेचना इलीगल है, यानी कि लॉ मना करता है कि दारू नहीं बेचनी हमको, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, तो इलीगल चीज हो जाएगी। तो हमारा जो बिजनेस होता है बेटा, अगर लॉ ने बोला कि आप ये काम कर सकते हो तो बेटा वो मेरा लीगल हो गया। और लॉ ने अगर बोला कि ये नहीं कर सकते हो तो वो क्या हो गया, इलीगल हो गया, ध्यान रखना। तो हमारा बिजनेस जो क्या होना चाहिए, बिजनेस शुड बी लीगल, हमेशा याद रखना। और अपनी जो डेफिनेशन है उसमें मेंशन करना, तो बिजनेस शुड बी लीगल। और ट्राई करना कि उसमें लिखो एज वेल एज एथिकल, एथिकल, एक मिनट,
एथिकल साइड में लिख देते हैं इसको, एथिकल एथिकल एथिकल, हाँ भाई, एथिकल। एथिकल का मतलब होता है मोरली करेक्ट। मोरली स्पेलिंग देख लेना भाई, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, बहुत गड़बड़ हो जाती है स्पेलिंगों में। मोरली जो करेक्ट चीज़ है, मोरली करेक्ट का मतलब हो गया जो चीज़, एक तरीके से कहते हैं ना कि जो राइचुअसनेस है, जो चीज़ सही है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ खराब है मतलब उसको हम बिजनेस नहीं मान सकते। जैसे सपोज करिए कोई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस के चलते क्या लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। सपोज करो मैं कोई ऐसी मेडिसिन क्रिएट कर रहा हूँ, उस मेडिसिन के चलते, उस मेडिसिन को बनाने की वजह से हजारों लाखों लोगों को क्या हो रहा है, बीमारी हो रही है। कमाल की बात है, मतलब पॉल्यूशन बहुत क्रिएट हो रहा है। तो क्या वो बिजनेस मेरा एथिकल है? यानी कि क्या मैं एक मेडिसिन बना के एक इंसान की जान बचा रहा हूँ और बदले में क्या है हजारों लोगों की मैं जान ले रहा हूँ, तो क्या वो एथिकल हो जाएगा? नहीं होगा। इस वजह से मुझे अपने बिजनेस को ध्यान रखना पड़ेगा, वो एथिकल भी होना चाहिए। आप बोलोगे सर वो जो पान मसाला बेचते हैं भाई, क्या वो एथिकल काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे बेटा, वो एथिकल काम नहीं कर रहे। पर इससे फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो एथिकल काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ये वाली बात है। ठीक है, तो अब मैं मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती क्या है। An attractive economic idea that can be implemented to create business enterprise, earn profit and ensure future growth। ठीक है ना? बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एक अट्रैक्टिव इकोनॉमिक आइडिया होता है। मैंने वही बताया, एक आइडिया एक तरीके से, ठीक है ना, एक अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है ना। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तुम्हारी क्या हो गई? एक अट्रैक्टिव आइडिया हो गया, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज। एक आइडिया प्लस उसको इम्प्लीमेंट करना प्लस प्रॉफिट बनाना और लास्ट में क्या करना? ग्रोथ। ये अगर चार चीजें हैं तो क्या हो गया वो मेरा सारा का सारा मिला के क्या बोल लूंगा मैं उसको, ये मेरा क्या हो गया? बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या चाहिए? देयर शुड बी आइडिया, देयर इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट शुड जनरेट सम प्रॉफिट एंड इन द एंड ऑफ द डे देयर मस्ट बी ग्रोथ इन इट। एक ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो भैया ये चीजें काम करेंगी, अदरवाइज वो बिजनेस आइडिया नहीं है। चार चीजें हमेशा याद रखना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। बिजनेस में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में चार चीजें हैं। फर्स्ट वन इज आइडिया, सेकंड वन इज प्रॉफिट, ठीक है सर, और थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन। ये आगे पीछे हो गए, कोई दिक्कत मत लेना, लिख सकते हो, आगे पीछे भी लिख सकते हो। थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आइडिया जो है भाई वो लगना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आइडिया हवा में ही बना दिया। कल को मैं एक आइडिया बना दूं, अब बोलूं कि हवा में उड़ने वाला मैं पंख बना रहा हूँ लोगों के लिए, तो भले ही ये आइडिया अच्छा है, इससे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है और फ्यूचर में ग्रोथ भी होते, पर क्या इम्प्लीमेंटेशन है इसकी? नहीं है भाई, मैं इम्प्लीमेंट थोड़ी कर दूंगा, ऐसी वो टेक्नोलॉजी भी बनी नहीं है। ये वाली चीज़ है। हाँ बना दूं तो कह नहीं सकता हूँ। तो आइडिया, प्रॉफिट, इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में क्या है? ग्रोथ। अगर ये चार वर्ड अगर आप अपनी डेफिनेशन में जोड़ देते हो तो आपका क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। एक चीज और बता दूं, मैं आपको इतना इन डेप्थ में क्यों बता रहा हूँ चीजों को, जैसे मैंने ये चार चीजें आपको बताई हैं, ऐसा नहीं कि वो डेफिनेशन में ही काम आएंगी। अब ये चार चीज जो है, ये एक तरीके से मान लो वो चार लोग हैं जो जिंदगी में दखलंदाजी करते रहते हैं सबकी में। कहने का मतलब क्या है? आप इन चार वर्ड्स को बार बार अपने डेफिनेशन में लिख सकते हो, लॉन्ग आंसर में लिख सकते हो। अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, ठीक है, आपसे पूछा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एक्सप्लेन करो, इलेबोरेट करो, तो आपने डेफिनेशन लिख दी। फिर आपने जो चार वर्ड्स हैं उनको लिखा और उनको चारों को एक्सप्लेन करा अच्छे से, एक एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करा, तो उससे क्या हो जाएगा? बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो 2 नंबर की डेफिनेशन है उसको आपने 5 नंबर में एक्सपेंड कर दिया। कैसे? आपने हर एक वर्ड को तोड़ के एलेबोरेट करा प्लस हर एक वर्ड का एग्जांपल दिया। इसीलिए मैं ग्रोथ का भी एग्जांपल आपको दिया, इसी वजह से मैंने प्रॉफिट जनरेशन का भी एग्जांपल आपको दिया। इन सब चीज़ों का एग्जांपल ही मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कल को अगर इसको बड़ा करना पड़े तो आप उसको एक्सपेंड कर सको आंसर को अपनी क्या बोलते हो उसको, हाँ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग सब। एक सेकेंड, इसको जूम आउट कर देते हैं। हाँ, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? क्या मुझे ये लाइन से याद रखने हैं? हाँ। क्या मुझे इसको सीक्वेंस में याद रखना है? नहीं। याद रखना। क्या मेरे को ये सारे याद रखने हैं? हाँ, याद सारे रखने हैं। पर क्या मुझे सीक्वेंस में याद रखने हैं? नहीं, सीक्वेंस में याद नहीं रखने हैं। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा अश्योर्ड मार्केट स्कोप। एश्योर्ड मार्केट स्कोप का मतलब क्या होता है बेटा? एश्योर्ड का मतलब समझो पहले तो। एश्योर्ड का मतलब होता है समथिंग बाउंड टू हैपन।
कोई चीज जो हैपन होगी ही होगी, बाउंड टू हैपन का मतलब क्या हो गया, जो चीज होनी ही है। मैं बोलूं कि अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा, भाई कमाऊंगा ही, भाई सीधी सी बात है, जिंदगी जीनी है तो बाउंड टू हैपन है ये। या फिर कोई बोले कि भाई ये बंदा क्या है, मरना है एक दिन, तो बाउंड टू हैपन है, वो होगा ही। तो ऐसी मैं बिजनेस में जब बिजनेस करने बैठा हूँ, तो मुझे पता है कोई मैं ऐसा बिजनेस करूंगा जिसमें जो भी एक गुड्स या सर्विसेज में लेके बैठूं, वो तो बिकनी ही बिकनी है। ठीक है ना, तो मुझे हमेशा उस तरीके का बिजनेस करना है चाहिए जो मुझे पता हो कि भाई इसकी तो सेल होगी ही होगी, चाहे मैं कुछ भी करूं। ठीक है ना, तो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो भी आप ढूंढ रहे हो, एटलीस्ट वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आपका जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो मार्केट में, आपको पता हो कि भाई ये तो जाएगा ही जाएगा। जैसे कि कल आपका एक एग्जांपल दे, रिलायंस ने आपका इंटरनेट का बनाया, तो उससे पहले तो इंटरनेट के बारे में लोग ज़्यादा नहीं अवेयर थे, तो उन लोगों ने क्या करा, एक तरीके से डिमांड क्रिएट करी, फ्री में दिया चीज़ों को, और जब फ्री में चीज़ें बांट दी और लोगों को उसकी आदत पड़ गई, तो रिलायंस ने, आपको पता है फिर उसके बाद क्या करा, रिलायंस ने अपने प्राइसेस इंक्रीज करना शुरू कर दिया। 300 का रिचार्ज जो है, उन्होंने क्या करा, उस रिचार्ज को 500 का कर दिया, 500 से 800 का करा, 800 से 900 का कर दिया, और अब हो जाएगा वो 1000-1200 का। वो कैसे पॉसिबल है, कि उन्हें पता है कि मार्केट स्कोप तो है ही है, लोग तो फोन अब चलाएंगे ही चलाएंगे। ठीक है ना, तो अश्योर्ड मार्केट स्कोप का मतलब है देयर मस्ट बी सफिशिएंट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि मेरे जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होनी चाहिए मार्केट में। दूसरा है अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, पहले आरओआई का मतलब समझते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। आरओआई का मतलब होता है वॉट एवर आई एम गेटिंग अगेंस्ट माई इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि अगर मैं अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मार्केट में, और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में मुझे जो भी कुछ मेरे को रिटर्न मिलेगा, उसको बोलता हूँ रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि सपोज करो भाई, मैंने क्या है, 10 करोड़ लगा दिए, तो 10 करोड़ लगा दिए, तो एटलीस्ट मैं ये तो मान के चलूंगा कि मुझे साल भर में 15% का रिटर्न आए इसमें। अगर मैं बैंक में दे देता हूँ, तो बैंक क्या कर रही थी, मुझे 10% मेरे को एक तरीके से इंटरेस्ट दे रही थी इसका। पर अब जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ताम झाम लगा रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये तो मान के चलूंगा कि भाई जो बैंक दे रही है उससे ज़्यादा ही देना चाहिए। तो सपोज करो 10 करोड़ का 15% कितना हो गया भाई, 1.5 करोड़ हो गया अपना। यानी कि मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 1.5 करोड़ का है, पूरे साल में मुझे 1.5 करोड़ रुपये तो मिले ही जाएंगे। अब ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है और कितना परसेंट में रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं वही बिजनेस करूंगा जिसमें अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होगा। एग्जाम्पल के साथ, अगर मैं बिजनेस 1, 2 और 3 लगा रहा हूँ, मैं 3 बिजनेस है, और तीनों बिजनेस में एक में रेट ऑफ रिटर्न 16% है, एक में 19% है, और एक में 20% है। तो ऑब्वियसली आप 20% वाले को उठाओगे 5 लाख रुपए लगा के, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसमें मेरे को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पहले क्या है, अश्योर्ड मार्केट स्कोप, कि मेरा जो मार्केट का स्कोप होना चाहिए, यानी कि देयर मस्ट बी सफिशिएंट डिमांड। सेकंड वन इज देयर मस्ट बी प्रॉफिट मार्जिन शुड जस्टिफाई द रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब मैं भाई रिस्क ले रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ, तो भाई मेरा ऑब्वियसली पैसा बनना चाहिए। अगर मेरा किसी भी जगह पे पैसा नहीं बनना है, जैसे कि सपोज करो मैंने मार्केट उठाई, मैंने बोला कि एक काम करता हूँ मैं, रबड़ की जो इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और रबर की इंडस्ट्री में मैंने नोटिस करा कि 6% का रिटर्न है। भाई क्या आपको लगता है ये समझदारी है? ऑलरेडी उसमें इतना कंपटीशन है कि 6% का रिटर्न आ रहा है सारे लोगों का, तो इसमें कोई समझदारी है? नहीं है समझदारी भाई, क्योंकि आपको पता है कि भाई 6% में क्या ही हो रहा है आजकल। इससे ज़्यादा तो मुझे बैंक ऑफर कर देगी, या किसी और बिजनेस में लगाऊंगा तो वहाँ ऑफर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जो रिस्क ले रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, क्योंकि पैसा लगाना भी रिस्क होता है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी रेट ऑफ रिटर्न चेक करते रहने पड़ता है कि क्या बिजनेस में हमारा पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है एक तरीके से। थर्ड वन इज प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया। देयर मस्ट, प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब होता है देयर मस्ट बी रियलिटी। रियलिटी हो भाई बिजनेस के अंदर, इट मस्ट बी रियलिस्टिक एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि रियल हो, काम हो सके भाई उसमें, और कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड। कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी हो उसके होने की, पॉसिबिलिटी हो भाई इसके होने की। अगर मैं बोलूं तो मैं एक काम करता हूँ, आयुष के पंख लगा दूंगा और एक नई एयरलाइंस बना दूंगा, आयुष एयरलाइंस। ठीक है ना, आयुष एयरलाइंस। अब क्या होगा, आयुष के सर पे बैठ के जाएंगे सारे के सारे लोग। तो भाई क्या ये पागलों सी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या ये मेरा आइडिया काम कर जाएगा आयुष एयरलाइंस वाला? बिल्कुल नहीं करेगा। लोगों को लगेगा आयुष एयरलाइंस का मतलब क्या है, जहाज मिलेगा हमें, और हमें मिल क्या रहा है, हमें एक ऐसा मिलेगा गैला सा बच्चा, भैया इसके सर पे लेके जा रहे हैं बैठा के लोगों को। क्या मैं क्या इसका प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है सब चीज़ें। ठीक है ना, तो हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो पॉसिबल हो, यानी कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ पॉसिबल भी हो।
जैसे कि सपोज करो अगर मैं बिजनेस बना रहा हूँ, कोई ऐसा कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, ऐसा हो कि भाई ये कुछ है, इसका कोई रियलिटी में कुछ इम्पैक्ट है, इसका काम भी हो जाएगा और इसको बनाना भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि हवा में ही कोई बात कर दी। तो रियलिस्टिक होना चाहिए और कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि वो काम पॉसिबल हो होना। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है बेटा एक तरीके से आप लायक कितने हो, ठीक है ना, लायक, ठीक है ना। इसी को अब हिंदी से इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे कॉम, एक मिनट गलती हो गई, मेरी स्पेलिंग, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट हो गया वो, ठीक है ना। आप लायक भी होना चाहिए, ओके, ठीक है ना। अब जब कोई एंटरप्रेन्योर जो है, जब भी कोई बिजनेस ओपन करने जा रहा है, उसको क्या है, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, यानी कि वो लायक बंदा हो, ऐसा ना हो नालायक हो। कहने का मेरा मतलब क्या है, एक बिजनेस चालू करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्किल्स होती है, जैसे कि एक लीडरशिप होती है, ठीक है। एक आपको क्या होता है, एक तरीके से क्रिएटिविटी होती है, हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, हार्ड वर्किंग, ठीक है। कैपिटल होनी चाहिए उसको, रिस्क एनालिसिस आना चाहिए उसको थोड़ा सा, ठीक है ना। ये सब क्या है, कॉम्पिटेंसी है, यानी कि ये सब ट्रेट अगर किसी बंदे के अंदर है, यानी कि ये सब काम करना अगर जानता है, लीडरशिप अच्छी है, क्रिएटिविटी है, हार्ड वर्किंग है और कैपिटल या जो पैसा लगा रहा है उसको समझना मतलब जानता है कि रिस्क कहाँ पे नहीं है, तो उसके अंदर क्या है, ट्रेट्स हैं, एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लायक है। अगर वो लायक है तो ही पॉसिबल हो पाएगा चीजें। अगर वो कॉम्पिटेंट है, अगर भाई देखो लायक है बंदा तो काम कर पाएगा, और लायक नहीं है तो क्या होगा, बिजनेस फेल हो जाएगा, नहीं काम हो पाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है, पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए पोटेंशियल है या नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं एक बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले ही बताया था अश्योर्ड मार्केट स्कोप, ठीक है ना, हमारे डिमांड होनी चाहिए। पर सपोज करो एक मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, जहाँ की मैक्सिमम क्या है, मैंने 15 लाख की सेल कर दी एक साल में, वाह मजा आ गया 15 लाख की सेल करके। अगली बार मैंने देखा 20 लाख की सेल कर दी, और कुछ हो गया, वेरी वाओ, ठीक है। फिर 25 लाख की सेल कर दी, मैंने वाओ, अल्ट्रा वेरी हाउ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रा वेरी वाओ, इस तरीके से बोल दिया मैंने, ठीक है। और लास्ट में मेरा क्या हुआ, 30 लाख की सबसे बड़ी सेल करी मैंने 2026 में, और 30 लाख की सेल करी, और अगले 4 साल तक मैं क्या 30-32 पे ही अटका रह गया। 6 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, पर मैंने क्या करा, 30-32 लाख से ऊपर की सेल कभी करी ही नहीं। इसका मतलब क्या, मैं रीच कर चुका हूँ ब्रेक इवन, यानी कि अब यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकता, यानी कि मेरी जो ग्रोथ है वो इतनी ही थी, इससे आगे ग्रोथ है नहीं। तो क्या आप एक बिजनेस में काम करोगे जब आपको पता है कि भाई मेरी ग्रोथ जो है वो इतनी ही है, क्योंकि भाई आज जो आप पैसा खर्च कर रहे हो बिजनेस में, हो सकता है उसकी वैल्यू आज उतनी ही नहीं हो, आने अभी आपको लग रहा होगा नहीं 30 लाख रुपए बहुत होते हैं, पर 6 साल बाद जब उस 30 लाख की वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी, और 15 साल बाद तो 30 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। पर आप क्या 15 साल तक लगातार 33 लाख की सेल करते रहोगे, नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी बिजनेस आइडिया है उसमें एक फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, आने वाले समय में पॉसिबिलिटी हो कि भाई ये तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। जैसे कि मैं बोलूँ अगर मैं टायर बनाने की कंपनी खोल रहा हूँ, तो भाई मुझे पता है कि कम से कम 30-40 साल तक टायरों का तो कहीं नहीं गया बिजनेस, यानी कि गाड़ियां चलेंगी, टायर घिसेंगे, टायर तो बनाने ही है। इसलिए एमआरएफ का शेयर सबसे ज्यादा चेक कर लेना आप लोग। तो वो उसमें क्या है, ग्रोथ अच्छा है, ठीक है ना, ये वाली चीज है। तो मेरा जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ होना चाहिए, तभी मैं टिक पाऊंगा। तो अब मैं आपको समराइज कर दूं कि ये जितने भी आइडिया, मेरा जो बिजनेस आइडिया है वो काम तभी करेगा जब मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। एश्योर्ड मार्केट स्कोप हो, यानी कि मार्केट में मेरे पास डिमांड हो अच्छी खासी, अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हो, पैसा बढ़िया आ रहा हो मेरे को, प्रैक्टिकेबिलिटी हो, पॉसिबल भी हो करना, ठीक है। कॉम्पिटेंस यानी कि मैं लायक हूँ इस काम को करने की, यानी कि मैं जानता हूँ इस काम को करना, और पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि मैं कर भी सकता हूँ इस काम को, मतलब एक तरीके से फ्यूचर में, मतलब एक मुझे ग्रोथ मिल सकती है। जब ये सारी की सारी चीज़ें हैं उस्ताद, तो मैं ये मान के चलूंगा कि भैया मेरा बिजनेस जो है वो तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, और मेरी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, सही काम करेगी, ठीक है। अभी मैं इतना समझा रहा हूँ, इसके आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब आते हैं हम भाई इस पे, अपने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पे आते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, सबसे पहले मुझे इन्वायरमेंट का मतलब पता होना चाहिए और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब पता होना चाहिए फिर, ठीक है ना, तभी मतलब एक तरीके से मालूम पड़ पाएगी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है। क्योंकि भाई मनोज अलग है और चौधरी अलग है, ठीक है ना। पहले हमें मनोज के बारे में पता करना पड़ेगा, फिर हमें पता करना पड़ेगा ये चौधरी कर क्या रहा है भाई, ठीक है ना। ये वाली बात आ गई एक तरीके से।
तो एक सेकंड, हाँ, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अब मैं देखो, इन्वायरमेंट का मतलब वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर इन्वायरमेंट अब बिजनेस के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, यानी कि इसके संदर्भ में मान लो, या फिर इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये सेकंड, हाँ भाई, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको बोलूंगा, इन्वायरमेंट का मतलब होता है भाई, इन्वायरमेंट का मतलब होता है वेयर बिजनेस बीइंग ऑपरेटेड, वो जगह जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। आगे और लिख देता हूँ, सराउंडिंग, ऐसी सराउंडिंग्स जहाँ पे बिजनेस क्या हो रहा है, ऑपरेटेड हो रहा है। एक ऐसी जगह जहाँ पे बिजनेस क्या कर रहा हूँ, मैं अपना ऑपरेट कर पा रहा हूँ। क्लियर है ये वाली बात। एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं अपना बिजनेस ऑपरेट कर पा रहा हूँ, उसको क्या बोलूंगा मैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलूंगा। याद रखना, एक नंबर में कई बार डेफिनेशन आ जाती है, प्लस एमसीक्यू में भी कई बार तुक्का लग जाता है इसमें, ठीक है ना, याद रखना। तो आगे बात करते हैं हम स्कैनिंग। इस एक सेकेंड, रबड़ का है मेरी, हाँ, ये रहा। स्कैनिंग का मतलब होता है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ थिंग्स। किसी चीज का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और इवेल्यूशन कर रहा हूँ। एनालिसिस का मतलब क्या है, किसी चीज को समझना, और इवेल्यूशन का मतलब क्या है, उसको कंपेयर करना चीजों के साथ। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, समझना, समझना, याद रखना हिंदी में। एनालिसिस का मतलब है समझना, किसी चीज को मैं एकदम समझ रहा हूँ। और इवेल्यूएशन का मतलब क्या है, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर इसको और डीपली चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये वाली चीज है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, अब क्लियर आएगा। ए, पता है, मेरे कंप्यूटर में भाई एआई है, वो अपने आप ही काम करता है, उसका मन होता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ें हैंडल कर लेता है। ये है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब आ जाओ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है यहाँ पे। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होता क्या है, इन्वायरमेंट का मतलब समझ लिया मैंने, बिजनेस सराउंडिंग बता दी आपको। स्कैनिंग का मतलब हो गया एनालिसिस और इवेल्युएशन हो गया। अब इन दोनों को अगर मिक्स कर दूंगा तो ये चारों वर्ड मिक्स हो जाएंगे आप एक तरीके से। अब इसका मतलब क्या होता है, एक होती है प्रोसेस। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग, डिस्पेंसिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक पर्पस। डिस्पेंसिंग का मतलब मुझे नहीं मालूम है, आप ही लोग चेक करके देख लेना, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्पेंसिंग इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रेटेजिक पर्पस। गैदरिंग का मतलब हो गया बेटा इकट्ठा करना चीज़ों को। एनालाइजिंग का मैंने मतलब बताया था समझना। और डिस्पेंसिंग का मतलब हो गया बेटा चीज़ों को सही तरीके से लगाना, आगे पीछे करना चीज़ों को, ठीक है ना। फॉर द टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक पर्पस, यानी कि अपनी जो एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इन्वायरमेंट की स्कैन करूंगा मैं। जब मैंने सपोज करो ये इन्वायरमेंट है, और इसको क्या करा, ये मेरे बिजनेस है, और ये इसके आसपास की सराउंडिंग है, तो ये सब क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। मैंने क्या करा, इसको एनालाइज करा एंड इवेल्युएट करा और डिस्पेंस कर दिया, मतलब आगे पीछे चीज़ों को लगा दिया, किस तरीके से कब क्या करना है मुझे, ठीक है ना। अब जब मैं सारी चीज़ें करके बैठा हूँ, तो क्या मुझे इसका एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस, एडवांटेज तो उस्ताद मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब भाई मैं पहली सब चीज़ों के बारे में पता करके बैठा हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली नॉलेज होगी, ठीक है ना। और टेक्टिकल और स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हो गया, भाई जब दो लोग ऑपरेट कर रहे हैं सेम, एक ये बंदा है जिसका बिजनेस इन्वायरमेंट इस तरीके से है कुछ, एक ये है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट इस तरीके से। इसने क्या करा, कोई भी चीज़ नहीं करी, ना एनालाइज करा, ना इसने करा इवेल्यूशन, डिस्पेंस। जब कोई सिचुएशन आई तो इसको पता ही नहीं क्या करना है, फिर सोच रहा है, फिर रिएक्ट कर रहा है। पर आपने क्या करा था, पहले से ही सोच रखा था और फिर आपने रिएक्ट कर दिया इससे पहले। तो एडवांटेज में कौन है इस वक्त, आप हो, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि भाई ये तो होना ही था, हम तो पहले ही तैयार थे इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटिंग स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, गैदर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को, चीज़ों को लगाते हैं लाइन से। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हमें टेक्टिकल एडवांटेज, एक तरीके से एडवांटेज मिल जाए अपने कॉम्पिटिटर के या फिर अपने इन्वायरमेंट में, बाकी के लोगों से ज़्यादा बेटर कर सकूँ मैं। इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करता हूँ एक तरीके से, ठीक है। ओके, इट हेल्प एंटरप्रेन्योर्स गेन्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो लाल पेन से लिख दिया इसने। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है, फास्टेस्ट रिएक्टर, जो सबसे पहले रिएक्शन दे दे भाई। अब रिएक्शन में भी ध्यान रखना, पॉजिटिव रिएक्शन दे, नेगेटिव ना दे,
अगर सपोज करो कल से बिजनेस बंद होने वाले हैं, तो आपने क्या करा, पहले से ही सारी के सारे प्रोडक्ट को सेल कर दिया और अपना सारा स्टॉक खत्म कर लिया। बाकी लोगों को पता ही नहीं चला है। बाकी लोग अगले दिन दुकान खोल के बैठे हैं, कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, यानी कि उनका स्टॉक जो वेस्ट हो गया। अब वो कुछ नहीं कर सकते, पर आपने क्या करा, एक दिन पहले ही सारा स्टॉक बेच दिया और फ्री हो गए। आपने क्या करा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आपने पहले ही सोच रखा था कि ये सब हो सकता है और आपने पहले ही रिएक्शन दे दिया, पॉजिटिव रिएक्शन और दिया। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब हो गया फास्टेस्ट रिएक्शन, वो भी पॉजिटिवली देना। ठीक है ना, ये वाली चीज है। ओके। फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड टैप अप यूजफुल रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स फॉर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, और टैप ऑफ यूजफुल रिसोर्स यानी यूजफुल रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है ना, अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब बस ये बात याद रखो कि जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है वो इस तरीके से होती है, पेस्टल के रूप में, PESTL, यही होता है भाई। पेस्टल के ऊपर बात करते हैं। एक होता है पॉलिटिकल, सब लिखा हुआ है, वैसे मैं क्यों लिख रहा हूँ पागलों की तरह। देखो, पढ़ो, पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी की वजह से हो रही है, अच्छा या बुरा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये MBA वगैरह का टॉपिक आ जाएगा। फिर अगर मैं इसमें टच कर दूंगा कि पॉजिटिवली कैसे रिएक्ट करना है और नेगेटिवली कैसे रिएक्ट करना है, तो फिर एक मान समझ लो कि हम MBA वाले इसमें चले गए पोर्शन में। ठीक है ना, मैं आपको स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कब कब क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से रीजन है। पर उस रीजन में किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, ये मेरा काम नहीं है बताना। ये आप आगे की स्टडीज करोगे तब कभी मौका मिलेगा तो बढ़ा सकते हैं हम। आगे देखते हैं फ्यूचर क्या है इस चीज़ का। सबसे पहले पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बना दी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और टैक्सेशन, इन चीज़ों की वजह से चीज़ हो रही है, वो सब क्या पॉलिटिकल में आ गया। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी का मतलब क्या है, सपोज कोई बिजनेस कर रहे हो आपने, और कल से गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, आपका एक बिजनेस बंद हो गया। मोदी जी आए रात को, हेलो भाई और बहनों, फलाना फलाना बिजनेस कल से बंद है, आज रात 12 बजे से ही। तो इस पॉलिसी के चलते क्या हुआ, बिजनेस आपका ठप पड़ गया। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आपको पता चला कि आपकी क्या गवर्नमेंट हटा दी किसी दूसरे देश के बंदे ने आके, या फिर क्या हुआ, आपकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, अब गवर्नमेंट नहीं है, अब कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। कुछ 4 या 5 महीने तक, इलेक्शन जब तक नहीं हो रहे, कोई भी बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। जब बड़े डिसीजन नहीं ले सकते तो ट्रांसपोर्ट का काम होगा, कोई भी काम नहीं हो सकता। तो अब इस वजह से क्या, आपका बिजनेस रुक गया, पैसे का लेन देन नहीं कर पा रहे हो, आप बड़े परेशान हो। टैक्सेशन, आपको पता चला कि आपके पर्टिकुलर जो टाइप का बिजनेस है, सपोज करो आप हीरे का काम करते हो, हीरे के बिजनेस पे उन्होंने बोला कि भाई अब 50% टैक्स लगाएंगे, बहुत पैसा कमाते हैं हीरे वाले। तो जैसे हीरे का आपने बिजनेस खोला, आपने देखा कि मजा आ रहा है, बिजनेस खोलते हैं, लाओ। जैसे हीरे का बिजनेस खोला, कल कोई देखा आपने, अरे भैया 50% टैक्स है, अब तक 15% था पर 50% हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही है, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज में आ गई, मतलब गवर्नमेंट में आ गई, पी से पॉलिटिकल में आ गई मतलब। ठीक है ना, पॉलिटिकल में क्या आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की बेवकूफियाँ, या गवर्नमेंट के हटने की वजह से हो गया, या फिर टैक्स की वजह से हो गया। तो अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में आता है GDP, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, याद रखना। इकोनॉमिक में वो आता है एक तरीके से, मान लो जो पैसा होता है, अगर देश में पैसा है या पैसा नहीं है, जो भी पैसे के ऊपर बात चल रही है, तो समझना इकोनॉमिक बात हो रही है। ठीक है ना, अगर GDP अच्छी हो रही है तो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और खराब हो रही है तब भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब था महंगाई। अगर महंगाई बढ़ रही है तब भी हमारे लिए नुकसानदायक है, और घट रही है तब भी नुकसानदायक है। ऐसे कैसे, घटने से कैसे, अगर पैसा मतलब एक चीज की अगर कीमत गिरती जाएगी तो आपका क्या बिजनेस में नुकसान होगा। पहले जो कार आप 10 लाख की बेच रहे थे, अब वो क्या है 6 लाख की 7 लाख की बेचनी पड़ेगी, तो आपका नुकसान है, कॉस्ट में दिक्कत आ जाएगी आपको। इंटरेस्ट रेट, अगर बिजनेस में आपको इंटरेस्ट रेट हाई है तो आपको लोन नहीं मिलेंगे। सपोज करो एक लोन मिलता था आपको 10 लाख का, 10 लाख पे आपको क्या है 4% की इंटरेस्ट देनी पड़ती थी, पर एक तरीके से क्या हुआ, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। आसपास के लोगों ने, आसपास की बैंक लोगों ने क्या करा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 15% कर दिया, यानी कि अब ब्याज ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आप लोन लेने से कतराओगे, सोचोगे 15% का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। ठीक है ना, ये सब क्या होगा, इकोनॉमिक में फॉल करता है। सोशल की बात करते हैं, डेमोग्राफिक, कल्चर, लाइफस्टाइल। डेमोग्राफिक की बात करते हैं, डेमोग्राफिक की जब मैं बात करूंगा इस तरीके से, रुक जाओ मेरा वर्ड लाओ। अरे बदतमीज, हाँ भाई, डेमोग्राफिक की बात करते हैं चलो। डेमोग्राफिक में जब मैं बात करूंगा ना उस्ताद, तो डेमोग्राफिक का मतलब हो गया कि एक जगह पे कितने एज के लोग रह रहे हैं। अगर कहीं पे बुढ़े ज़्यादा रह रहे हैं तो उनके हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा, बच्चे रह रहे हैं तो बच्चों के हिसाब के बिजनेस करने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बुढ़े वालों के लोगों के इलाके में तुम झूले लगा दोगे, पता चला एक बुढ़ा बैठा और भाई झूला चल रहा है, झूला झूलते हुए 4 बुढ़े टपक गए, बढ़िया बिजनेस चालू करा तुमने।
या फिर तुमने क्या करा, सोचा कि एक काम करते हैं, हाँ, एक काम करते हैं, एक मंदिर बनाते हैं पास में ही। मंदिर बिजनेस भाई दिक्कत हो जाएगी, रुक जाओ, ऐसी बातें नहीं करनी है, छोड़ो, इतना ही एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है ना। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया कि एज कंपोजिशन क्या हो गई, ठीक है ना, कौन सी मतलब जेंडर ज्यादा है, कौन सी मतलब एक तरीके से रिलीजन के लोग ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज। अभी आप छोटे बच्चों, आपके हिसाब से ज्यादा इस पर ध्यान मत दो डेमोग्राफी पे। कल्चर और लाइफ स्टाइल, अगर आपने देखा कि कहीं पे क्या है, जो है वेजिटेरियन लोग ज्यादा है, तो आप वहाँ पे वेजिटेरियन रिलेटेड बिजनेस करोगे, या फिर जो भी काम करोगे वो वेजिटेरियन लोगों को देख के करोगे। अगर नॉन वेज ज़्यादा है तो नॉन वेज लोगों के हिसाब से काम करोगे आप, एक तरीके से ये मान के चलो, जहाँ पे जो कल्चर फॉलो होता है उसी कल्चर के हिसाब से काम करना पड़ता है। कहीं पे अगर कोई चीज़ बैन है तो भाई वो नहीं कर सकते हो आप। लाइफ स्टाइल, अगर कहीं पे गरीब लोग हैं, पुअर आदमी एकदम मेरे जैसा, तो क्या करोगे, ऐसे प्रोडक्ट बनाओगे जो गरीब आदमी को सूटेबल हो, सस्ते वाले, ठीक है ना। और कोई अगर अमीर आदमी है तुम्हारे जैसा एकदम, ठीक है, पैसे ही पैसा भरा पड़ा एकदम, तो क्या करोगे आप फिर, आप फिर ट्राई करोगे कि ऐसे प्रोडक्ट बनाऊं जो क्या हो, रिच लोगों के लिए फेवरेबल हो, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। ओके, ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी पर अगर बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल में क्या आएगा, इनोवेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन। अगर मेरी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो इसका मतलब समझ लेना कि भाई मैं, अगर मेरा टेक अपग्रेड हो रहा है या टेक डिग्रेड हो रहा है, ऑब्सोलेट हो रहा है, यानी कि ऑब्सोलेट का मतलब क्या हो गया, खराब होना, ऑब्सोलेट, ये ऑब्सोल्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं देख लेना, ठीक है ना, ये है। अगर मेरा टेक बढ़िया हो रहा है तो अच्छी बात है, कम हो रहा है तब भी मेरे लिए खराब बात है, ध्यान रखना। फिर आओ इकोलॉजिकल पे। इकोलॉजिकल पे अगर मैं बात करूं, इकोलॉजिकल का मतलब होता है एनवायरमेंटल लॉस एंड क्लाइमेट। अगर मेरे बिजनेस से जो है वो, उसमें उससे क्या है, एनवायरमेंट को बड़ा हार्म पहुंचता है, तो मैं ऐसा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को, बहुत लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्लाइमेट, अगर मेरा ऐसा बिजनेस है जो एक सर्टेन क्लाइमेट में काम नहीं करता है, जैसे कि सपोज करो मैं बर्फ का काम करता हूँ, बर्फ वगैरह बेचने का काम करता हूँ, मुझे पता है ठंडों में इसकी डिमांड नहीं आती, तो ऐसे में क्या है, मुझे वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये है। नेक्स्ट वन इज लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट वन इज लीगल। लीगल का मतलब होता है लेबर, कंज्यूमर लॉ और प्रोटेक्शंस, यानी कि वॉट एवर द लॉ हैज सेज, जो लॉ बोल रहा है ना उस पे, जो भी अगर लॉ इंटरवीन कर देगा, गवर्नमेंट अलग है, लॉ अलग है, ध्यान रखना, वैसे तो आजकल दोनों एक ही है, पर अगर लॉ अगर इंटरवीन कर रहा है किसी चीज में, इंटरवीन का मतलब क्या, हस्तक्षेप, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो ना, सपोज करो आपने बिजनेस ही करा कार मैन्युफैक्चरिंग का, और लॉ ने बोला कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, आपको पेट्रोल जो है वो E85 लगानी है अब से, तो आपको अब उसी के हिसाब से काम सेट करके करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ है। तो अभी मैं आज इतना ही समझा रहा हूँ, ठीक है ना, और जो भी चीज़ें अभी देख लेना अपने हिसाब से भाई, ये इसके शॉर्ट नोट्स हैं, आप लोग बना लेना।